हमें हमेशा कहा जाता है कि अपनी बिजी लाइफ से निकल के स्पोर्ट्स खेलो, कोई गेम्स खेलो। ओ फिटनेस, कि वाओ कितना मजा आ रहा है। नो, खेलना है तो सिर्फ जीतने के लिए खेलना है, ये जस्ट फॉर फन सिर्फ लूजर्स कहते हैं। मिनाहिल, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। हाँ बट मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? हाँ, बट यू कैन बी नाइस अबाउट इट। नो बट सीरियसली, ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं सोचते, बट स्पोर्ट्स से हम जितना कुछ सीख सकते हैं असल दुनिया के बारे में, वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इसमें गेम शुरू होने से एंड तक बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे द ओडा लूप, गेम थ्योरी, बेल्बिन टीम रोल्स एंड सो मच मोर, जिनको अगर हम प्रॉपर्ली समझे तो हम बिजनेस और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे सोचती थी, लेकिन इसको एक्चुअली टेस्ट आउट करने के लिए मैं MBA स्पोर्ट्स क्लब के लेगेसी टूर्नामेंट में गई, जिसमें बहुत लोग थे, लाइक बहुत ज्यादा। मुश्किल काम कर ली, कोल्ड बॉल आपने अंग्रेजी में ले ली, मैं स्टैनफोर्ड नहीं गया था। बट मैं कहना तो नहीं चाहती, बट आई वॉज राइट। ओके, सो अगर हम स्पोर्ट्स के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले वी हैव द प्री गेम प्लानिंग, जिसमें हम टीम्स बना रहे होते हैं। देन वी स्टार्ट एंड प्ले द गेम। फिर आता है कंपटीशन को समझना और काउंटर मेजर सोचना, एंड देन क्राइसिस या रिस्क को कम करना। फिफ्थ, टीम डायनामिक्स, एंड देन लास्टली पोस्ट गेम लर्निंग्स। इन सारे स्टेप्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और स्ट्रैटेजीज हो रही होती हैं जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। एंड ये ऐसी चीज़ें जो हम बिना सोचे कर रहे होते हैं, वी डोंट रियलाइज, लेकिन यही चीज़ें हम अपनी जॉब्स, करियर, बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। हाउ डू यू फील? सबसे पहले है प्री गेम प्लानिंग। इसमें हम स्पोर्ट के हिसाब से अपनी टीम बनाते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं अपने प्लेयर्स, अपने कोचेस, अपने मैनेजर्स, अपने रिसोर्सेज को पहले समझते हैं और उनको प्रॉपर्ली एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एक फुटसॉल मैच इमेजिन करते हैं। आप हर मैच से पहले अपनी टीम सेलेक्ट कर रहे होते हो कि वो कौन से 5 से 7 प्लेयर्स होंगे, उनकी स्ट्रेंथ या मजबूती है कोऑर्डिनेशन, वीकनेस या कमजोरी है गोलकीपर, एंड अपॉर्चुनिटी या मौका है कि ओपोनेंट का डिफेंस लो है, एंड थ्रेट या खतरा ये है कि उनका स्ट्राइकर बहुत तेज एंड बहुत एग्रेसिव है। आप ये स्वॉट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये प्लान करते हो कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँ कि मुझे सबसे ज्यादा आउटपुट मिले, कीपिंग इन माइंड कि आगे से टीम क्या है, सिचुएशन क्या है। ये प्लानिंग बिल्कुल इसी तरह है कि अगर किसी बिजनेस ने न्यू मार्केट में एंटर होना है तो उसको अपनी पोजीशन समझनी पड़ेगी। अगर कल को एप्पल ने फ्लिप फोन रिलीज करना है तो वो इसी स्वॉट फ्रेमवर्क के थ्रू पहले अपनी टीम, अपने रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस समझेगा और फिर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एंड कंपटीशन का थ्रेट समझेगा। अगर हम इसको एक स्ट्रेटेजिक लेंस से देखें तो हर प्लेयर की पोजीशन रिसोर्स एलोकेशन है, हर प्लेयर एक एसेट है, एंड उनकी प्लेसमेंट टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर डालेगी। एंड टीम हडल्स, वो इंटरनल अलाइनमेंट होती है, और अपोनेंट टीम की ऑब्जर्वेशंस, दैट इज मार्केट रिसर्च। नाउ स्टेप 2, सारे प्लेयर्स मैदान में आ गए हैं और गेम शुरू होने वाली है। इधर आता है द ओडा लूप। ये पूरा लूप मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली फाइटर पायलट्स ने बनाया था क्योंकि उनको मिली सेकेंड्स में फैसला लेना होता है। जब आप बहुत किसी फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में हो, लाइक अ फुटबॉल मैच, तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। मैच के दौरान जब बॉल किसी न्यू प्लेयर के पास गई थी तो हमने ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज की, मतलब ओरिएंट, सोचा कि पास देना है या गोल ट्राई करना है, मतलब डिसाइड, एंड फिर फॉरन एक्शन लिया। ये रियल टाइम एक फीडबैक लूप चलता रहता है, एग्जैक्टली लाइक बिजनेसेस में। कंज्यूमर बिहेवियर बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। जैसे शायद आज को हमें AI जनरेटेड वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन शायद कल हम इससे तंग आ जाएं। कोई कंपेटिटर न्यू प्रोडक्ट ले आता है तो मार्केट की पूरी पोजीशन खराब हो जाती है, या गवर्नमेंट और कोई ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन बदल जाती है। जैसे ट्रम्प रोज कोई वक्री चीज़ कर देता है। आपको ये सब चेंजेस एट एनी गिवन मोमेंट ऑब्जर्व करने हैं, अपना एंगल समझना है, डिसाइड करना है कि भाई मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, एंड देन यू टेक एक्शन। एंड अब आप सबको एक एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अब गेम में हाफ टाइम हो गया है एंड आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो। हाफ टाइम में टीम्स अपने अपोनेंट को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। इसमें एक थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड गेम थ्योरी। गेम थ्योरी, गेट इट? ये एक स्ट्रैटेजी मेकिंग की साइंस है जिसमें आपके डिसीजंस आपके अपोनेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपका सक्सेस सिर्फ आपका प्लान नहीं है, बल्कि दूसरे के मूव पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेम के बीच में डिसाइड करो कि अब हमें डिफेंड करना है या अटैक, एंड आपके अपोनेंट के माइंड में भी यही चीज़ चल रही होगी, तो इसके लिए हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 टीम्स हैं, A एंड B, एंड उनकी 2 स्ट्रैटेजीज हैं, अटैक और डिफेंड। ये नंबर शो कर रहे होते हैं कि दोनों जो भी स्ट्रैटेजी चूज करें उससे वो कितने गोल स्कोर कर सकते हैं, मतलब आउटकम क्या होगा। हर सेल का फर्स्ट नंबर शो करता है रिजल्ट फॉर टीम A एंड दूसरा नंबर शो करता है द रिजल्ट फॉर टीम B।
मतलब कि अगर टीम ए डिसाइड करती है अटैक करने को एंड टीम बी डिसाइड्स टू डिफेंड, तो टीम ए 3 गोल स्कोर करेगी एंड टीम बी 0। ये सब हाइपोथेटिकल है एंड ये सारे रिजल्ट्स हमने प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करके निकाले हैं। इन चारों सिचुएशंस को माइंड में रख के हम एक नैश इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे होते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेबल आउटकम जिससे सारी टीम्स को फायदा होता है। हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। अगर दोनों टीम्स अटैक कर लेती हैं तो मैच बहुत इंटेंस हो जाएगा, लेकिन दोनों एक्सपोज भी होंगी, तो लो गेन, इट्स अ ड्रॉ। इसमें टीम ए इस तरह इंप्रूव हो सकती है कि अगर टीम बी अटैक कर रही है तो ए डिफेंस पे स्विच हो जाए, लेकिन फिर इसमें टीम ए के 0 गोल्स होंगे इंस्टेड ऑफ 1, क्योंकि वो डिफेंड कर रही है। एंड अगर हम सिचुएशन को उल्टा कर दें कि टीम ए अटैक कर रही है तो बी को चेंज टू डिफेंस एंड उसके भी फिर गोल्स 0 होंगे इंस्टेड ऑफ 1। तो इस सिचुएशन का आउटकम स्टेबल नहीं है, दोनों टीम्स ही अपनी पोजीशन बेहतर कर सकती हैं, तो ये नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। आखिरी सिचुएशन है, अगर दोनों टीम डिफेंसिव खेलती हैं तो उनके 2 गोल्स होंगे ईच, लो रिस्क गेम। टीम ए सोचेगी अच्छा अगर मैं अटैक में स्विच हो जाऊं तो मुझे 3 गोल्स मिल जाएंगे, विच इज़ बेटर देन 2। लेकिन बी भी स्विच हो सकती है, बी ने स्विच किया तो दोनों अटैक में स्विच हो जाएंगे एंड वापस 1 गोल ईच। तो ये बात दोनों टीम सोचेंगी एंड वो दोनों डिफेंसिव ही रहेंगी, क्योंकि अगर एक भी स्विच कर गया तो हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस सिचुएशन में हमारे पास एक बैलेंस्ड आउटकम है, तो ये होगा हमारा नैश इक्विलिब्रियम। दोनों में से किसी ने भी अपने गोल्स बढ़ाने की कोशिश की तो दूसरा विल चेंज टैक्टिक एंड दोनों को नुकसान होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट इतना फैंसी मैट्रिक्स बनाए बगैर हम अपने माइंड में इसी तरह सोच रहे होते हैं। एंड रियल वर्ल्ड में बिजनेसेस भी ऐसे ही सोचते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम। दोनों या तो प्राइसेस अपनी कम कर सकते हैं यूजर्स गेन करने के लिए, मतलब अटैक पोजीशन, या प्राइसेस स्टेबल रख सकते हैं मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए, यानी एक डिफेंसिव पोजीशन। अगर दोनों प्राइसेस कम कर देंगे तो यूजर ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट्स कम होंगे। एंड अगर नेटफ्लिक्स प्राइस कम करता है अमेजॉन नहीं, तो नेटफ्लिक्स विल इजीली विन। सो गेम थ्योरी हमें ये सिखाता है कि आपका कोई भी डिसीजन आइसोलेशन में नहीं होता, वो दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरा क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि उस पर आपकी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी। अब गेम बहुत इंटेंस हो गई है और हमें रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, जो था हमारा 4th पार्ट। अगर मैच के बीच में हमारा स्ट्राइकर इंजर हो गया, या मौसम ख़राब हो गया, या कोई स्टार प्लेयर थक गया, दूसरी टीम अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ले आई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर मसले को सॉल्व करने निकल गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। स्पोर्ट्स में हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा मसला बड़ा है और कौन सा मसला जल्दी होगा, ताकि हम उसको पहले सॉल्व करें, फिर बाकी का देखा जाएगा। इसी में हम एक रिस्क मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। सो हर प्रॉब्लम की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने चांसेस हैं कि ये होगा, एंड देन उसका इम्पैक्ट कि अगर वो हो गया तो इसका कितना बड़ा असर होगा। स्ट्राइकर की इंजरी की प्रोबेबिलिटी हाई है एंड उसका इम्पैक्ट भी हाई, लेकिन मौसम खराब होने की प्रोबेबिलिटी कम, बट उसका इम्पैक्ट हाई है। तो इस तरह हम इनको कैरेक्टराइज कर देते हैं, एंड जो चीज़ हाई इम्पैक्ट एंड हाई प्रोबेबिलिटी की होती है तो उसके लिए फॉरन कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ता है। मतलब कि हमारे पास फॉरन एक सब्स्टिट्यूट रेडी हो एंड फॉर्मेशन चेंज का प्लान भी तैयार होना चाहिए। लो प्रोबेबिलिटी एंड हाई इम्पैक्ट का आप एक बैकअप सोच के रखते हो कि अच्छा अगर बारिश हो भी गई तो हम एक ग्राउंड स्विच कर देंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स की वजह से हम अपनी एनर्जी और अपनी प्लानिंग उन रिस्क पे फोकस करते हैं जो डेफिनेटली होंगी और उनका असर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को ओवर प्लान करने शुरू हो जाएंगे तो हमारी पूरी टीम की बैंडविड्थ वेस्ट होगी। रियल लाइफ में अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हम प्रायोरिटाइज कर सकेंगे कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ताकि वी नॉट ऑल ओवर द प्लेस। एंड अब आया मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, टीम डायनामिक्स। एंड इसमें हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड बेलबिन टीम रोल्स। गेम में हर एक का अपना अपना रोल होता है। जैसे कोच जो आइडियाज जनरेट करता है, तो कोऑर्डिनेटर शायद कैप्टन जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, द इम्प्लीमेंटर जो प्लेयर्स साइलेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। व्हेन यूर ऑन द फील्ड 5 हो या 10 लोग, एक प्लेयर हर वक्त मोटिवेशन दे रहा होता है, एक प्लेयर चुपचाप अपनी परफेक्ट पोजीशन पर खड़ा होता है, एक प्लेयर स्ट्रेटेजिक सजेशंस दे रहा होता है। सबके रोल्स अलग हैं, लेकिन सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। इससे हमें समझ आता है कि टीम का सक्सेस सिर्फ एक लीडर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, पूरे सिस्टम्स मिलके काम कर रहे होते हैं। एंड अगर आप किसी को ऐसी पोजीशन दे दोगे जो उसके लिए सही फिट नहीं है, तो पूरी टीम सफ़र करेगी। जैसे अगर आपने अपने स्ट्राइकर को गोलकीपर बना दिया, गोलकीपर हमेशा छोटा भाई होता है जिसको मामा ज़बरदस्ती खेलने के लिए भेज देती हैं। अब गेम ख़त्म हो गई है एंड आपने बहुत ज़्यादा मेहनत और प्लानिंग से गेम जीत ली है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप चारपाई पे लंबे लेट जाओ। सबसे ज़्यादा लर्निंग्स आप पोस्ट गेम डिस्कशन से ही सीखते हो।
जब पूरी टीम अपने कोच के साथ बैठ के अपनी एंड अपोनेंट की परफॉर्मेंस को डिस्कस करती है। सो आप जब भी कुछ भी करते हो तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू जस्ट सिट बैक एंड अपने डिसीजंस के बारे में सोचो एंड सोचो कि उनके आउटकम्स क्या थे। आप दूसरों से ज़्यादा अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हो एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप बोर्ड या स्कूल के एग्जाम्स दे रहे होते हो। जब भी कोई टेस्ट मिलता है तो उसको मामा से छुपाने से पहले खुद तो देख लिया करो कि उसमें गलतियाँ क्या हैं, और उन गलतियों को सही से अगर समझ लो ना तो पूरी ज़िंदगी आप वो गलती कभी दोबारा नहीं करोगे। जिधर हम अपने बिजी ग्रिलिंग स्केड्यूल से निकल के स्पोर्ट्स और फिटनेस की तरफ जाते हैं, हम ये बात रियलाइज नहीं करते कि हम दोनों सिचुएशन में एक ही माइंडसेट के साथ चल रहे होते हैं। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट इट, इट्स सो एक्साइटिंग कि आप अपनी बोरिंग जॉब्स में स्पोर्ट्स के एलिमेंट्स ऐड करके उनको एक्साइटिंग बना सकते हो। आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट मी, बट व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट टीम हर्डल्स, अपोनेंट को समझना, अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को सोचना, फास्ट एक्ट करना, इट साउंड्स रियली फन। आपने स्पोर्ट्स से ऐसा क्या सीखा जो आप अपने बिजनेसेस और करियर्स में अप्लाई करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। Until next time, stay safe and keep playing every sport.